दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बोरा सर और आप लोग लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे, लंबे समय से कह रहे थे कि बोरा सर लाइव क्यों नहीं आ रहे थे और मैं हमेशा आपसे कहता रहा कि बोरा सर ऐसे लाइव नहीं आते हैं। जब उनको लगता है कि लाइव आना चाहिए, तभी वो आते हैं। आज सर हमारे साथ हैं, तो बहुत सारी बातें हमको बताएँगे, लेकिन बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रीम पे। जी, आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद, श्रोताओं का धन्यवाद, जो आप मुझे ये अवगत करा रहे हैं कि आपके श्रोता वास्तव में मुझे सुनना चाहते हैं करके। जी, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सर और जी। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप अपनी तरफ से थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि एनएस डीएलएड का अब पीछे बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना चाहूँगा। सभी जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और लेकिन आप थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि क्या कुछ अभी चल रहा है, क्या कुछ गतिविधियाँ हैं और अभी तक मामला कहाँ तक पहुँचा है? जी। देखिए, मैंने 18 दिसंबर को अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों से आह्वान किया था कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में राजधानी दिल्ली में आइए करके। यद्यपि अधिकांश लोगों ने पंजाब, राजस्थान, उधर वेस्ट बंगाल और कई राज्यों के लोग आए, तो जिस प्रकार की मुझे अपेक्षाएँ थी, लोग वहाँ पर डटे रहेंगे और अधिक से अधिक संख्या में तकरीबन 1,500-2 हज़ार की संख्या आएँगे करके, पर वो नहीं आया, जो कि एक निराशा का विषय मेरे लिए था। और जी, जितने जी। लोग आए भी थे, वो भी एक समय लेकर के आए थे, जबकि हमने सरकार के समक्ष अपनी बात रखनी है और माँग रखनी है कि हमारे कार्य को आपके प्रशासनिक त्रुटियों के कारण हमारा कार्य अधूरा छूट गया था, उसको पूरा कीजिए। तो इसका मतलब ये बनना चाहिए था कि भाई हमारा कार्य कब पूरा करेंगे? आप पूरा करिए, जब आप पूरा करेंगे तभी हम यहाँ से जाएँगे। यदि ये मुझे अपेक्षा थी, ये भी मैंने प्रयास भी किया लोगों को ये समझाने का, पर जी, जी। कहीं न कहीं निराशा लगी उस बात के लिए। तो जब लोगों ने ऐसा हुआ तो उसके बाद मैंने स्वयं कई उच्च अधिकारियों से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में गया था और शायद आपके चैनल पर भी वो फ़ोटो, वीडियोज़ वग़ैरह अपलोड हुई थी। जी, जी, बिल्कुल। मुझे जी। ऐसा कुछ लोगों के द्वारा मालूम पड़ा है और कई पीएमओ में गया था, प्रधानमंत्री कार्यालय में गया था, राष्ट्रपति कार्यालय में गया था। तो कई अधिकारियों को मैंने सहानुभूतिपूर्वक ये समझाने का प्रयास किया कि भाई हम लोगों की स्थितियाँ ऐसा है और अधिक समय तक यहाँ पर रोज़ी-रोटी के कारण रुकना संभव भी नहीं है दिल्ली में, क्योंकि आर्थिक तौर पर लोग बहुत नीचे हैं, बॉटम में हैं। यदि जी, वो बिल्कुल। आंदोलन में बैठेंगे, तो जो हाथ में है उनके जो अल्प वेतनभोगी हैं, वो भी उनके हाथ से चले जाएगा और वो एक बहुत पीड़ा की स्थिति है। अच्छे पानी की जगह जो न्यूनतम मिला हुआ है, वो भी गँवा देंगे। लोगों का ये अंदेशा था, जो स्वाभाविक भी है। जी, जी। लोगों का जब ऐसा बर्ताव रहा उनका परिस्थिति बस ये चीज़ें रही, तो उसका संज्ञान लेकर के मैं अधिकारियों के समक्ष गया, उनको सहानुभूतिपूर्वक अपनी बात बताई, लोगों की समस्याओं से अवगत करवाया, क्योंकि वो कहते थे, "भाई 14 लाख लोग, तुम्हारी संख्या कहाँ है?" एक जी, मुस्कुराते जी। हुए थोड़ा व्यंग्यात्मक प्रतीत मुझे भी होता था, तो मैंने उनको पीड़ा बताई। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ सलाह दिए, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में 26 तारीख को एक लेटर अपने संगठन की ओर से दिया, जिसमें मैंने कुछ बातें लिखी और 26 तारीख को आपने देखा भी होगा कि वो मैंने अपने ट्विटर पर भी डाला था और जी, जी। कुछ हमारे मित्र थे, यद्यपि मैं उसमें जाना वहाँ पर हो नहीं पाया मेरा, क्योंकि मेरा मीटिंग कहीं और जगह फिक्स थी उस दिन। तो जी, जी। हमारे एक मित्र हैं कमल जी, उनके द्वारा मैंने उनको अनुरोध किया था, वो गए वहाँ पर, बाकायदा रिसीव करके लाए। जब उन अधिकारियों के द्वारा उस पत्र का संज्ञान लिया गया, उन्होंने कुछ उसमें त्रुटियाँ पाई। मुझे बोला कि इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, जैसी आप समस्या जी। बता रहे हैं, उसका इसमें वर्णित नहीं है बातें। जैसे कि लोग बिहार हो गया और अपना असम में तो बाद में आया, अन्य उत्तराखंड हो गया और केबीएस हो गए। इन जो राज्यों में और स्वयं केंद्र के द्वारा जो केबीएस के अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उनकी पीड़ाएँ उसमें नहीं लिखी गई थी, केवल राजपत्र का ही उल्लेख
मैंने उसमें किया था। उन्होंने कहा इस बात का भी उल्लेख करिए कि हम लोग इससे वंचित रह गए। तो पुनः मैंने 29 तारीख को एक पत्र लिखा और 1 तारीख को प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने रिसीव किया, जो कि मैंने कल अपने ट्विटर में भी अपलोड किया है। 1 तारीख के प्रधानमंत्री कार्यालय की उसमें मुहर लगी हुई है। आपने देख जी, लिया जी। होगा, जहाँ तक वो मेरा मानना है। जी, जी, तो बिल्कुल। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा, पीएमओ के द्वारा यह जो लेटर है वो अपना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को आदेशित करते हुए उसमें उल्लेख किया है कि भाई ये क्यों हुआ ऐसा करके, और जिसकी जी। प्रतिलिपि सूचना तो मुझे स्वयं भी आई है, मेल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी आई है। और अब एक जो प्लेटफॉर्म है कि जो आज तक हम स्वयं उसके लिए दौड़ा-भागी करते थे, अब हमारे पास एक बैकअप का काम प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि भाई इनका कार्य अधूरा क्यों छोड़ा गया? प्रशासनिक त्रुटियाँ क्यों रही? ये जो राज्य सरकारें भर्तियों में इनको सम्मिलित नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं? ये तमाम टाइप की बातें उसमें मैंने उल्लेख कर रखा था, राज्य सरकारों की क्या परिस्थितियाँ थी। और कई राज्यों में भर्तियों में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित किया गया था। अनायास जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया, कई तथ्यों पर विस्तार से उसमें जो चर्चा तो हुई पर जजमेंट में उल्लेख नहीं हुआ। तो ये सभी बातें उसमें लिखी थी और आज एक आशा की किरण ये है कि जिन अधिकारियों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप हम एनआईएस डीएलएड परिवार को दिया है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से हमको आशीर्वाद अगर देते रहे तो राजपत्र भी जारी होगा। और जो लोगों को भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर रखा है, भले वो केवीएस वाले हों, मैंने केवीएस का केंद्र की भर्ती का भी उल्लेख कर रखा है उसमें, और राज्य जी, जी। के जो असम है, अपना बिहार है, और भी जो राज्य हैं, मैं अभी संज्ञान में नहीं आ रहा, उड़ीसा है, ये है, वेस्ट बंगाल है, तो ये सभी राज्यों के लिए एक सुखद परिणाम आएगा, ऐसी मुझे मेरी अपेक्षाएं हैं। जी। रिव्यू के बारे में थोड़ा-सा मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, और इस तरह का हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। ऐसी सूचनाएँ हैं कि कई लोग रिव्यू के लिए जा रहे हैं, तो क्या यदि उनकी रिव्यू खारिज हो जाती है किसी कारणवश, तो क्या आप भी कर सकते हैं क्या सर? देखिए, किसी व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए मेरा पहले से ही मूल मंत्र रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को, भाई आप कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से, जिस स्तर से हो सकता है आप कार्य करिए। ये डिप्लोमा केवल नंदन बोहरा का नहीं है, वरन 14 लाख अभ्यर्थियों के का ये डिप्लोमा है। जिसके पास वो डिप्लोमा है वो स्वतंत्र है अपने कार्य को करने के लिए। अब बात, प्रश्न आपने जो किया था उस परिप्रेक्ष्य में बोलना चाह रहा हूँ। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा रिव्यू दायर किया जाएगा, तो आपका क्या आप कर सकते हैं, शायद मैं जहां समझ पाया यही आपका जी, बिल्कुल। प्रश्न है। जी, जी। तो देखो, अब ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर है, वो तकरीबन मुझे याद आ रहा है, अभी किसी दूसरे चैनल में था, उनके द्वारा भी ये प्रश्न किया गया था, 297 या 300 के लगभग लगभग संख्या प्रतिवादी माननीय सर्वोच्च जी। न्यायालय में बने हुए हैं। उनमें से कोई जी। भी व्यक्ति, उनमें से कोई भी व्यक्ति वहां पर पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। अब प्रश्न जी। दायर कर सकता है, लोगों का मानना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू फाइल करेंगे, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, क्या वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, लोगों का पहले ही ये कहना है, जो मैंने भी सुना है कि 99% जो रिव्यू हैं वो खारिज होती हैं। खारिज हो, जी, जी। पर यदि खारिज होती हैं तो लोगों का ये मानना है, खारिज होती हैं तो फिर हमको क्यूरेटिव में जाना पड़ेगा। 3 जज उसमें रिव्यू की तरह अवलोकन करेंगे, फिर 5 जज जी। उसमें सुनेंगे उसको। ये एक तरीका है सर्वोच्च न्यायालय का, जो मेरे संज्ञान में भी अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया है। पर रिव्यू जहां से एक बार खारिज हो जाएगी, तो मैं क्या, कोई भी व्यक्ति जो उसमें प्रतिवादी या याचिकाकर्ता जो ये कहें कि हारे वाले कैंडिडेट हैं, जो हार चुके हैं केस को, वो जी, जी। फिर इसमें रिव्यू दायर नहीं कर सकते हैं। उनका जी, जो जी। अधिकार है वो पार्ट खत्म हो चुका होता है। तो इसीलिए यदि लोग कर रहे हैं तो अपने हित के लिए करेंगे, वो अपने भलाई के लिए करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी कुछ सोच करके ही ये स्टैंड लिया होगा। अगर
सही में लिया है। और मेरा मानना है कि मैं अगर रिव्यू दायर करूंगा तो मैं इस भावना से करूंगा कि रिव्यू एक्सेप्ट ही हो, ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि रिव्यू के लिए 3 महीने का टाइम डिले के साथ मिलता है। और 3 महीने के अंदर अगर हमारे पास कोई ऐसे लीगल एविडेंस तथ्य आ जाते हैं तो हम उसके बिहाफ पर रिव्यू दायर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यदि लोग करेंगे तो फिर वो चीजें खत्म हो जाएंगी और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। पर यदि अगर नहीं किया तो फिर मैं तब तक उस प्रयास को तो जारी ही रखता हूं, जिस दिन मेरे को ये जी पता चलेगा रिव्यू दायर होगी करके, फिर उसके बाद वो पार्ट देखा जाएगा। तो जी बिल्कुल। रिव्यू केवल एक बार दायर हो सकता है, बारंबार वो रिव्यू दायर नहीं हो सकता। यदि करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जज के द्वारा कॉस्ट ठोका जाता है या दंड पनिशमेंट लगाया जाता है, अर्थदंड लगाया जाता है, और वो कोई भी अधिवक्ता भी उस बात की सलाह नहीं देंगे। जी, एक सवाल इसी से मिलता-जुलता है सर, चूँकि यदि आप रिव्यू के लिए जाते हैं, अपने थ्रू रिव्यू के लिए जाते हैं, तो फिर यहाँ पे एक आर्थिक अड़चनें भी हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? पुनः आप अपने प्रश्न को दोहराएंगे एक बार? जी, नहीं आर्थिक पक्ष के बारे में मैंने पूछा सर आपसे। आर्थिक पक्ष के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ आपका ऐसा भविष्य में है कि आर्थिक सहयोग के बिना तो रिव्यू हो नहीं पाएगा? तो फिर इस पे जी। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, जी, इस संबंध में मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, अभी रिव्यू का मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास रिव्यू के लिए समय बचा हुआ है। हम अगर रिव्यू करते हैं तो फिर क्यूरेटिव में जाता है। क्यूरेटिव में जाने के लिए जो अभी वर्तमान में जिन जज के द्वारा निर्णय दिया गया है, गवई जी भविष्य में वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो मेरा प्लान है रिव्यू किस प्रकार से एक्सेप्ट हो, उसके लिए कौन से ऐसे दस्तावेज तैयार किए जाएं, उसकी तरफ मैं जी, अभी योजनाबद्ध हूँ। और मतलब गज़ट पब्लिकेशन रही सर। बात, जी सर। जी, गज़ट पब्लिकेशन के हाँ, साथ ही आप जाना चाहेंगे। गजट पब्लिकेशन की ओर मेरा फोकस है, या केंद्र के द्वारा उसमें हस्तक्षेप करके ये कहा जाए कि नहीं जी, ये पार्लियामेंट में बिल पास होकर के हमारे दिशा निर्देशन में यह कार्य किया गया है और इन अभ्यर्थियों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में केंद्र के द्वारा अर्थात एमएचआरडी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2 पत्र इस एनआईएस डीएलएड के संदर्भ में जारी कर चुके हैं, जिन्होंने ये कहा यह डीएलएड राज्य के अन्य डीएलएड के समकक्ष है, और साथ ही फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए ये एलिजिबल हैं, पात्र हैं, योग्य हैं। तो जब ये बात कह रखा है तो जब ये केंद्र के समक्ष ये बात जाएगी तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप करेगा। और आज माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय जो द्वारा या प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब ये बातें गई हैं तो उनके द्वारा ये जब संज्ञान लिया गया है, निश्चित तौर पर इसमें सुखद परिणाम आएगा। और रही दूसरी बात आपका ये था कि भाई आर्थिक सहयोग तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरे देश का जी, मामला है। मुझे जब वही जरूरत चीज़ मैं पूछ लगे रहा था। तो मैं लोगों को इस बात के लिए आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा। आज तक लोगों ने सहयोग किया है, पर मुझे भी ये ध्यान में रखना होगा कि सभी लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, गरीब हैं और जी, मानसिक तनाव से भी की स्थिति से गुजर रहे हैं। तो उनके इस दुख दर्द को कैसे मेरे द्वारा भी दूर किया जाए, ये मेरा प्रयास है। और जब सहयोग की आवश्यकता होगी जरूर लोगों के समक्ष वो बात को रखूंगा। और यदि अभी ऐसी जरूरत होती तो मैं कहता, अभी कोई मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। जितना अपने यथाशक्ति के आधार पर मेरे कहने से हो सकता है संभव, मैं वो कर रहा हूँ। जी। एक सवाल और है सर कि वेस्ट बंगाल से भी ऑनगोइंग प्रोसेस को लेकर के और बिहार से भी ऑनगोइंग वैकेंसी प्रोसेस को लेकर के तमाम याचिकाओं की तैयारी है। वेस्ट बंगाल से तो ये कर दिया गया है। तो क्या कुछ इनका लाभ हो सकता है या ये किस दिशा में प्रयास है सर? इसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। देखिए, अभी मैं किसी दूसरे चैनल पर गया था, तो उनके द्वारा जी, भी यही प्रश्न किया गया था, वेस्ट बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, जी, उस परिप्रेक्ष्य में आपको क्या कहना है करके। हालांकि इस विषय में वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों से ज्यादा अगर पूछा जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से वो ही उत्तर दे पाएंगे। फिर भी
मेरे संज्ञान में जो बातें आई हैं, उनको आपके अवलोकनार्थ मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वेस्ट बंगाल में केस लंबित है। उसी भर्ती में जिसमें 2022 में रिक्रूटमेंट आया था, उस भर्ती में एनआईएस डीएलएड, क्योंकि एनआईएस डीएलएड लगातार वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राजकीय सेवाएं में अध्यापक हैं वो राजकीय विद्यालयों में। और जी 2022 में पुनः जब विज्ञापन आया तो एनआईएस डीएलएड वालों ने भी उसमें आवेदन किया था, पर रेगुलर डीएलएड के कुछ अभ्यर्थी जो उस भर्ती में आवेदन के हकदार थे, वो किसी जी कारणवश टेक्निकली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उन्होंने माननीय हाईकोर्ट में अपनी बात को रखा कि जो विज्ञापन आया, हमारा एग्जाम हो चुका था, केवल परीक्षा नहीं हो पाई, इस वजह से कोर्ट में मामला गया। तो जाते जाते वो कोर्ट में आज सर्वोच्च न्यायालय में भी वो मामला चले गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी वो कोर्ट नंबर 12 हिमा कोहली जी के कोर्ट में गया हुआ है। और उन्होंने एनआईएस डीएलएड वेस्ट बंगाल ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुए वहां पर अपनी बात को रखने के लिए कि भाई ये भर्ती में हम लोगों ने भी पार्टिसिपेशन किया हुआ है और जी 2022 का मामला है ये। यदि 22 में हम लोगों को नियुक्तियां मिल गई होती, आज सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उससे प्रभावित हम भी नहीं होते। तो इस बात के लिए वो हिमा कोहली जी के कोर्ट में गए हैं और वो अभी यद्यपि वो जो मामला है उनका हाईकोर्ट में भी लंबित है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। तो वो हम लोगों की काउंसलिंग भी हो गई, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरा कंप्लीट कार्यक्रम हो चुका है, केवल नियुक्ति पत्र उनको वितरित नहीं हुए हैं। और जी फिलहाल जो सब्जेक्ट टू आउटकम है, इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट के अंतिम निर्णय अर्थात हाई कोर्ट के डिसीजन का अंतिम निर्णय के अधीन प्रोविजनली हमको भी नियुक्ति प्रदान कर दी जाए, ये उनकी बातें हैं। और दूसरी बात, उनकी सर्विस रूल में एक बात का जिक्र है, जिस प्रकार से हाई कोर्ट उत्तराखंड के सर्विस रूल में ये था कि 2 वर्षीय डीएलएड होना अनिवार्य है। जी अन्य राज्यों में भी यही बातें लिखी हुई थी, 2 वर्षीय डीएलएड ही इसमें पीआरटी के एलिजिबल है, पर उनके उसमें ये लिखा है कोई भी डीएलएड जो एनसीटी एमएचआरडी से प्रेस्क्राइब हो, मान्य हो, वो डीएलएड अभ्यर्थी पीआरटी में वेस्ट बंगाल में आवेदन करता है, वो एलिजिबल हैं। तो ऐसा उनके वहां उल्लेख किया गया था। तो इन बातों का संज्ञान लेते हुए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो लंबित मामला है, पहले से ही लंबित चल रहा है, उसमें वो जी इंटरविन या अपना एसएलपी दायर करके अपनी बात को कहने के लिए गए हुए हैं, ऐसा मुझे जानकारी है। यदि आप वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों से मालूम करेंगे तो विस्तार से वही बताएंगे, पर मेरी जो जी अल्पबुद्धि है, बिल्कुल। जितना मैंने कैच कर पाया, मैं उतना ही आपको बता पाऊंगा। इस केस को आपने भली भांति डील किया है सर, हार जीत अलग बात होती है, लेकिन हमें जहां तक ऐसा लगता है ये मेरे खुद के विचार नहीं है, बच्चे आप पे भरोसा करते हैं और जब तक बोरा खड़ा है तब तक इस केस को कुछ नहीं होगा, ऐसा माइंडसेट उनका है। यहाँ पे आप लोगों के तमाम सवाल भी हैं, मैं सवालों पे भी आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बोरा सर व्यस्त हैं और मैं जल्दी जल्दी चाहता हूं कि अपनी बातें पहले पूरी कर लूं और जो कुछ भी आप लोग की क्वेरीज है मैं पहले उनसे पूछ लेता हूं, फिर आपके सवाल पे भी आएंगे। तो एक सवाल ये भी है सर कि ये जानना चाहते हैं बच्चे कि अभी इस मैटर में कितना समय लगेगा, मतलब अभी कितना टाइम टेकिंग ये हो सकता है एनआईएस डीएलएड को वैलिड करवाने में, ये सारी प्रोसेसिंग में अभी कितना समय लगेगा, कब तक एनआईएस डीएलएड वैलिड हो जाएगा, ये सवाल है सर। देखो, अभी तक मुझे जब लोगों की संख्या का मैं अपेक्षा कर रहा था, यदि वो वहां आता, प्रशासनिक दबाव बनता, तो जाहिर सी बात है अविलंब वो कार्रवाई सुनिश्चित हो जाती। पर दुर्भाग्य की बात है लोगों का संख्या बल ना होना और अपने ही सोर्सेज से अधिकारियों के पास जाना, उनके पास प्रार्थना करना, अपनी जो पीड़ा है उसको बताना, फिर अधिकारियों का उसमें संज्ञान लेना। अब ये निर्भर करता है कि अधिकारियों की इच्छा शक्ति पर। जी तो मैं अपनी तरफ से तो लगा ही हुआ हूँ। बीच में मैं दिल्ली से आने के बाद पुनः मुझे दिल्ली जाना पड़ा और आज उसका परिणाम वगैरह आप लोगों के सामने है।
तो अब इस बात का सुखद परिणाम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से या उनके संज्ञानार्थ ये बात गई, तो इसमें जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, अब वो केवल जवाबदेही नंदन बोहरा के लिए नहीं बल्कि पीएमओ कार्यालय के लिए जवाबदेही उनकी सुनिश्चित हुई है। जी तो इस विषय में अब देखें अधिकारी कितना इसको डिले करते हैं या कोई और टेक्निकल बातें लाते हैं, ये तो समय आने पर होगा। पर कुछ जो अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम भी लेना उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए कि आज वो मदद कर रहे हैं, कल को उनको किसी बात से पीड़ा होती है या तकलीफ होती है तो वो यू टर्न न ले लें। तो कई चीजें हैं इसमें। जी एक सवाल है और हमारे व्यूवर का ही है सर, मैं पूछना चाहूंगा आपसे उनकी तरफ से। जेबा सकलानी जी है, कह रहे हैं पप्पू सर बोरा सर कम विथ, यानी कह रहे हैं कि दोनों लोग साथ में आइए, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, मुझे कहाँ आना है मुझे बताइए, तो पटना गांधी मैदान में आना है या दिल्ली आना है? गजट कहाँ से जारी जी होगा? जी मतलब वो आप बताइए। जी किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी सर, और ये एक है चीज कि किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, देखते हैं। नहीं नहीं, यही बात बात है ना, शुरुआत तो हम ही को करनी पड़ेगी, किसी को क्यों करनी पड़ेगी, हमको करनी पड़ेगी। क्या संडे संडे को गांधी मैदान में आकर के काम बनेगा? अब लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आप, हमसे ये कहा जाता है आप पिटिशनर वगैरह बनिए तभी आपको लाभ मिलेगा। भाई किसी बोर्ड का मान्यता का विषय है, पिटिशनर से क्या मामला है, मेरी तो थोड़ा समझ से परे है, पर मैं किसी व्यक्ति को आर्थिक सहयोग करने के लिए किसी व्यक्ति से मना नहीं करूंगा। भाई मुझे लोग जी कहते हैं कि सर आप अपना अकाउंट नंबर जारी कीजिए, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, आर्थिक मदद करना चाहते हैं, आप कब तक ऐसे इधर उधर भागते रहेंगे? तो मुझे इस बात की पीड़ा है कि भाई मैं लोगों को क्यों कहूं, भाई कोई किसी को सहयोग कर रहा है वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है। अब हमारे उत्तराखंड जी के कुछ लोग भी मेरे से ये कह रहे हैं कि सर हम यहाँ तो रिस्पोंडेंट बने हैं, हम बिहार से पिटिशनर भी बन जाएं। जी तो अब मैं उनको क्या बोलूं बताइए। और अच्छा मजे की बात तो ये मेरे को अभी बड़ी कभी कभी हंसी भी आती है, कुछ लोग ऐसा भी लोगों को ज्ञान दे रहे थे कि भाई उत्तराखंड के लोगों को तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट मत जाइए मत जाइए, और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अपना नौकरी करते, अपने अच्छी से नौकरी करते, काहे सुप्रीम कोर्ट गए हैं? जी अब मुझे उसमें से कुछ लोगों का फोन आ रहा है, भाई तुम लोग भविष्य बर्बाद कर दियो, तुम क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? क्या कोई कोर्ट में मतलब खुशी खुशी जाता है? हमको तो बुलाया गया, हमको तो निमंत्रण दिया गया। अब मेरे को वो व्यक्ति कहता है, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बकायदा उन व्यक्ति की, जो भाई तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा तो नाम देखा हमने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। तो हम क्या बोले उनको बताइए, कितना समझा लेंगे? जी उनको कोई कह रहा है कि आओ आप पिटिशनर बनो, उनको कोई कह रहा है कि आइए पिटिशनर बनिए, पिटिशनर बनेंगे तभी लाभ होगा, अन्यथा बोर्ड में ये 14 लाख लोगों को मान्यता देने वाला विषय नहीं है, ये तो 2,500 लोगों को ही मान्यता मिलेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि जी एनआईटी अलर्ट में अभ्यर्थियों को 2,500 लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि आप 5,000 पर कैंडिडेट के हिसाब से आइए मेरे पास, आपको आपको रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा, जब आप रिस्पोंडेंट बनेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अर्थात मान्यता कितने लोगों को मिलेगी? केवल 2,500 लोगों को, बाकी 14 लाख लोग जो हैं वो अपने डिप्लोमा को संभाल करके रख दें अलमारी में। तो मैं ऐसा ज्ञान तो मैं किसी को दे नहीं सकता भैया, मिलेगा। अगर नंदन बोहरा अगर कार्रवाई काम करेगा तो 14 लाख लोगों के सर्टिफिकेट जिस रूप में वो उसी रूप में वैलिड होंगे, मैं ये कहता हूं। अब कोई कहेगा नहीं जी हमको इसमें 18 महीने 6 महीने और कर दीजिए, मैं 6 महीने का और कोर्स कर दीजिए, तो वो तो यहाँ नहीं हो पाएगा 6 महीने का, और या 18 महीने का ही 2 साल का है। मैं वही, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे फोन आया था, मैंने वो जी बात कही थी, मैंने उनको 2 बात कही थी। पहले बात कहा था कि भाई इसमें त्रुटियां जो हैं, वो पहला ये है हमारे डिप्लोमा का 2 ईयर का जो लिखा हुआ है ये कहीं पर जिक्र जजमेंट नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमारा जो कैरिकुलम 2 ईयर का है वो 2 ईयर का जिक्र भी कहीं पर नहीं है, जबकि मैंने अपने उसमें जो हमारे
काउंटर था, हमारा जवाब था, उसमें मैंने NIDLED का प्रोग्राम लगाया था और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का ODL का प्रोग्राम लगाया था और उसके बाद रेगुलर DLED का, जिसको फेस टू फेस DLED कहते हैं, वो DLED का मैंने प्रोस्पेक्टस प्रोग्राम लगाया था उसमें। तो जज साहब को जब कहा गया तो उन्होंने देखा कान देखा किया उन बातों को, नहीं उन बातों का जिक्र है। आप जहां पर से जज साहब ने 18 महीने का शब्द उठाया है, उसके आगे पीछे कहीं पर 6 मंथ भी लिखा होगा, कहीं पर 2 ईयर भी लिखा होगा, तो उन बातों का जिक्र नहीं किया। तो ये विषय जो है रिव्यू में उठाने के विषय हैं। उससे पहले कुछ हमको और लीगल मजबूत एविडेंस चाहिए जिनके बेस पर हम रिव्यू में जाएंगे। और जी MHRD जो है, जिन्होंने ये प्रोग्राम करा है, जो पार्लियामेंट में बिल उठा करके ये चर्चाएं आई हैं, उनका जिक्र तो पटाक्षेप जो है वो मानव संसाधन मंत्रालय ही करेगा। जी, एक सवाल और है सर, यदि हम रिव्यू के लिए जाते हैं, ये बहुत हम कहें कि प्रमुखता से सवाल पूछा जाता है कि यदि हम रिव्यू के लिए जाते हैं तो जीत की कितने प्रतिशत संभावना है? नहीं नहीं, मैंने वो बात तो पहले ही कह दिया। लोग रिव्यू इसलिए लेकिन जीत की कितने प्रतिशत संभावना है सर? प्रतिशत में जानना चाहते हैं, हम क्या करें? हम अपने तरफ से नहीं पूछ रहे हैं, ये बच्चों के सवाल है कि कितने प्रतिशत संभावना है। नहीं देखो, अभी तक मैं गूगल में कई जगह सर्च मार करके देख लिया है, कोई ऐसा पैरामीटर निकला ही नहीं है जिसमें जी हम NIDLED के उस डाटा को उस प्रोग्राम में डालें और उसमें रेशियो उसका आ जाए। कोई फॉर्मूला ऐसा बना ही नहीं है। तो ये ऐसा कहना तो मेरे लिए मुझ जैसे अल्प ज्ञानी के लिए कहना बहुत कठिन कार्य है। अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज फ्लैश हो रहा है कि आपका डाटा खत्म होने वाला है 90% का, तो मैं अभी रिचार्ज कर रहा हूं सर। अभी नहीं मैं नहीं, डाटा रिचार्ज ऐड मत कर रहा करिए हूं, आप। क्योंकि बेस पे मैं नहीं हूं। बेस पे रहता हूं तो वहां वाईफाई रहता है, चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे मैं डाटा फिर से डाल रहा हूं, आपसे बातें करनी है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं भी जी अभी कहीं ऐसी जगह पर आया हूं जहां पर निर्विवाद हम हमारी आपस में एक दूसरे बातें हो। और मैं भी अपने घर से बाहर आया हूं, नेट वगैरह मेरे घर पर भी प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ता है। तो अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप रिचार्ज ना करिए करके। एक लास्ट सवाल रहेगा सर, और ये आपसे हम चाहेंगे कि क्लियर कट तरीके से जवाब ये दीजिएगा। आप अभी आप किस स्टेज पे हैं और आगे क्या करने वाले हैं? यानी आपका मास्टर प्लान या क्या चीज है, क्या आपका ट्रैक है, आप किस तरह से NSDLED के लिए आगे बढ़ने वाले हैं? और इसके बाद एक सिर्फ सवाल एक रहेगा सर, इस सवाल के बाद ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। क्या आपका मास्टर प्लान, क्या रोड मैप क्या है सर आपका? नहीं, रोड व्यक्तिगत तौर पर पूछते हैं, हालांकि कई बातें जो है सार्वजनिक कहने वाली तो नहीं होती, फिर भी आप एक कॉमन प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा अपना प्लान है कि मानव संसाधन मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप करे, PMO इसमें हस्तक्षेप करे और जो DLED हमको किया गया है उसका संज्ञान ले और संज्ञान लेने के उपरांत एक पत्र जारी करे, सभी राज्यों को कहे कि भाई ये DLED हमारे तत्वाधान में हुआ और इन प्रावधानों हुआ। राजपत्र भी स्वयं में जारी करने के साथ साथ ये भी कहे कि केंद्रों को भाई ये DLED किस परिप्रेक्ष्य में किया गया था। यदि आपने RT रूल का उसमें हवाला दे दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 का आपने जिक्र कर दिया है, तो आप इस बात को कैसे ये कह सकते हैं कि ये अमान्य है? तो ये केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ही इसका संज्ञान लेकर के इसका पटाक्षेप कर सकता है। यदि आवश्यकता पड़े, जो लोग जो इससे बहुत बेचैन है, तकलीफ में है, उनका इसके बाद पुनः हम रिव्यू दायर करके उस मामले को सुलटा सकते हैं। ये ही मेरा अभी तक रोड मैप है। पहला, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पत्र भी जारी करे, आदेश भी दे राज्य सरकारों को। दूसरा कि राजपत्र में जो प्रकाशन में त्रुटियां हुई है उसको अविलंब पूर्ण किया जाए। जी, अंत में सर, इस वीडियो को ज्यादा हम स्ट्रीम को लंबा नहीं खींचना चाहेंगे। मैं जानता हूं आपकी तरफ से दो शब्द NSDLED परिवार के लिए संदेश सर क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही देना चाहता हूं कि सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करिए, सकारात्मक प्रयास करिए, एक दूसरे को मिसगाइड करने का प्रयास न कीजिए और बाकी मैं जी व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम
नहीं लूँगा। यद्यपि बहुत लोगों के नाम लेकर के मेरे साथ कई घिनौने ऐसी छोटी हरकतें कर चुके हैं वो, तो सावधान हो जाइएगा। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। आप कभी ये मत सोचिए मैं घर में आकर के कोई बात को कह रहा हूँ, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह ताना देंगे, तब आपको इस बात की पीड़ा होगी, भाई ये बात क्या मैंने गलत बोल दी करके, है जी ना? जी तो आपके चैनल के माध्यम से आप किसी चैनल को मोहरा मत बनाइए, किसी व्यक्ति को मोहरा मत बनाइए। आप अपने स्वविवेक से, आप सभी लोग शिक्षक हैं, शिक्षा की गरिमा को बनाए रखिए और जितना प्रयास हो सकता है सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ मजबूती के साथ आप आगे आइए और जो प्रयास हो सकता है राज्य सरकारों से हो, सांसदों से हो, जहां यथाशक्ति आपके कहने से जिस प्रकार से सहयोग हो सकता है करिए और जरूर निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मगन ट्यूटोरियल्स पे आप आए और लंबे समय से ऐसा हो रहा था कि बोरा सर सामने नहीं आ रहे हैं, तो आप आए और इतनी सारी बातें की, इतनी सारी जानकारियां दी, पूरा अपना मास्टर प्लान रोड मैप जो है आपने यहाँ पे स्पष्ट किया। अब हम समझते हैं कि बच्चे पूरी तरह से आश्वस्त तो होंगे कि बोरा सर आगे नेश डीएलएड को ऑल ओवर इंडिया में नेश डीएलएड के सर्टिफिकेट को वैलिड कराने के लिए क्या करने वाले हैं। सर इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।